अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। और नॉवल शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया नॉवल लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आज हम शुरू करेंगे एक नया नॉवल जिसका नाम है अहद रेस, और इसका लिखा है आयशा फरहान ने। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा गला जो है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ है। अगर मेरे से पढ़ने में कोई गलती हो जाए या मैं रुक जाऊं या किसी भी किस्म की कोई बीच में से मिस्टेक हो जाए तो आपसे मेरी एडवांस में माजरत है। तो आइए शुरू करते हैं हम नॉवल को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरी जिंदगी, मेरे फैसले कभी इस कदर बेमोल हुए ना थे। कुदरत ने जो कुछ इस तरह इन्हें हम कदम ही बना दिया, जो कदम दो कदम के लिए भी गवारा ना थे। ब्यूटिशियन उसके दुपट्टे को तरतीब देने में मसरूफ थी। ऐसा ठीक रहेगा या फिर ऐसे, वो इसकी पसंद के मुताबिक तरतीब देना चाह रही थी। आपको जो ठीक लगे। बेजारी, उकताहट, क्या कुछ नहीं था उसके चेहरे पर। इससे कबल भी उसने इसी तरह जवाब दिए थे। ब्यूटिशियन को वो कुछ अजीब लगी, वरना आजकल की लड़कियां तो सर खा जाती हैं। लिपस्टिक के शेड से लेकर दुपट्टे में लगने वाली पिन तक सब अपनी मर्जी का चाहती हैं। बिला आखिर वो अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई, आप खुश तो हैं? सवाल गैर तवक्को था। उसने ब्यूटिशियन को किन आंखियों से देखा, वो भी सिर पटा कर रह गई। जी, मैं तो बस पूछ, वो बोलते बोलते उसके माथे को तकने लगी। जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको बहुत प्यार करने वाले शौहर मिले हैं। वो जैसे देख देख कर पढ़ रही थी, पहले या दूसरे। उसके अंदाज में कोई फर्क न पड़ा। अलबत्ता ब्यूटिशियन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जी, दूसरी शादी है क्या? आप खुद पढ़ लें। वह स्पॉट अंदाज। वो आगे होकर पढ़ने ही लगी थी कि रुकी। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है ना? बस फिर आप ये कहीं लिख लें। ब्यूटिशियन की बात पर उसने सर झटका। उसकी कही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। खुश, उसने जेरे लब दोहराया। गुज़श्ता दिनों में वो जिस ज़हनी अज़ियत का शिकार रही थी, वो सोच कर ही उसके आंसू उमड़ना शुरू हो गए थे, जिन्हें उसने अपने अंदर ही खुश्क करने की कोशिश की, और अब उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी थी। 14 साल बाद ज़हूर मिर्ज़ा ने वतन अजीज की सरजमीन पर कदम रखा था, मगर इस तरह आना होगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। बाहर आते ही गहरे गहरे सांस लेकर वहाँ की आबो हवा उन्होंने अपने अंदर मुंतकिल की। थकान और कर्ब के तासुरात उनके चेहरे पर नुमायां थे। बेटा, आप लोग पहले घर चली जाओ, फ्रेश होकर आ जाना अस्पताल। गाड़ी में बैठते हुए वो अपनी दोनों बेटियों से मुखातिब हुए। नहीं पापा, हम साथ चलेंगी, वो सुर्ख आंखों से बाप को देखते हुए बोली। दादी जान की बीमारी की इतला मुयस्सर होते ही जहूर मिर्जा ने फौरन पाकिस्तान की फ्लाइट बुक करवा ली थी। वो और मिरहा तो बिल्कुल भी हक में नहीं थी दादी जान के यूं अमेरिका से पाकिस्तान आ जाने पर, मगर दादी जान की जिद। जिंदगी के आखिरी लम्हात वो इस घर में गुजारना चाहती थी, जहां उन्होंने दादा जान के साथ खुशियों भरे लम्हात गुजारे थे। दादा जान की यादें वाबस्ता थीं उस घर से। उनकी जिद के आगे जीनत बेगम और जहूर मिर्जा को हार माननी पड़ी, और फैसला यह तय पाया कि दादी जान के साथ जीनत पाकिस्तान आ जाएंगी। वो तो अपनी माँ से बहुत खफा थी, दादी की इस जिद को पूरा करने में जो इनका किरदार रहा था। वार्ड में दाखिल होते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। वो कुछ साथ के लिए रुकी। बिस्तर पर पड़े वजूद को उसे पहचानने में दुश्वारी हो रही थी। हाथों में नलकियां, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, आंखों के नीचे स्याह हल्के। ये उसकी वो दादी जान तो नहीं थी जो उम्र के इस हिस्से में होने के बावजूद भी चाको चौबंद रहती थी। वो बीमारी के बायस से बिल्कुल लाहिर हो गई थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो वार्ड में किसी को की भी तरफ देखे बगैर भागती हुई दादी जान के पास आई और इनसे लिपट कर ज़ारो कतार रो दी। दादी जान ने लरजते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। महरोश मेरी जान, वो बहुत मुश्किल से ये जुमला अदा कर पाई। उसने फौरन दादी जान की तरफ देखा, मगर वो दूसरी तरफ किसी को इशारा कर रही थी। लेकिन महरोश तो बस इनके सेहतयाब होने के लिए दुआओं में मशगूल थी
कि एकदम उनका सांस उखड़ा और वो अगला सांस ना ले पाई तो वो घड़ी आ पहुंची थी। किसी ने उनकी आंखें बंद की। महरोश ने भीगी पलकें उठाकर उस शख्स की तरफ देखा। वो चेहरा तो अनजान था मगर इसमें कहीं शनासाई की झलक थी। महरोश की नजर दादी जान के दूसरे हाथ पर फिसली। वो समझने से कासिर थी कि उसका क्या मतलब था। क्या ये दादी जान की आखिरी ख्वाहिश थी? लेकिन इस वक्त कौन था जो उसके सवालात का जवाब देता? फिक्र तो उसे भी बस दादी जान की थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इन सबको ऐसे छोड़कर भी जा सकती हैं। माशाअल्लाह, इतनी प्यारी ब्राइड मैंने आज तक नहीं देखी। ब्यूटिशियन की आवाज ने महरोश को माजी से हाल में धकेला। उसने अपना अक्स देखा तो वो वाकई बेहद हसीन लग रही थी मगर उसकी चमकदार आंखें आज वैसी रौनक इनमें कहीं नहीं थी। इनकी वो चमक लगता था कि मान पड़ गई हो जैसे। क्या कोई इस बेरौनकी को महसूस भी कर सकेगा? मगर इससे किसी को फर्क पड़ेगा? जब माँ बाप को यही अपनी औलाद से ज्यादा अपनी दी हुई जबान की परवाह हो तो कोई उसका ये कर्ब महसूस कर भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? महरोश को अपने दिमाग की रगें फटती हुई महसूस हुई। उसे गुजरे शबो रोज फिर अपने असाब पर सवार होते महसूस हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मसला क्या है तुम्हारा? जीनत ने रोज रोज की बहस से तंग आकर आज उससे दो टोक बात करने का फैसला कर लिया था। दादी जान के सोम के बाद बड़ों बड़ों में ये बात हो रही थी और फिर फिरोज बासिल और नाजिया बेगम बाकायदगी से रिश्ता ले आए थे। तब से उनके घर में तकरीबन रोज इसी सिलसिले में बहस हो रही थी। इतने अच्छे लोग हैं, इन्हीं के भरोसे तुम्हारे पापा ने अम्मा जान और मुझे यहाँ भेज दिया था और इन लोगों ने हर तरीके से हमारा ख्याल रखा। खासकर सैफ, तुम्हारी दादी को 2 अटैक आए थे और हर दफा हमें अस्पताल वो ही लेकर गया। वो निगाह कुंज से देखती रसानियत से बोली थी, मामा प्लीज, इतने दिनों से उसकी तारीफें सुन सुनकर मेरे कानों में दर्द शुरू हो गया है। महरोश जगह से उठते हुए सर्द लहजे में बोलकर आगे बढ़ रही थी कि जीनत ने कोनी से पकड़कर उसे रोका। तुम्हें क्या लगता है ये जो सैफ की तारीफें तुम्हें नागवार गुजर रही हैं इसकी वजह मैं नहीं जानती क्या? उनकी बात पर महरोश शल रह गई। होश करो लड़की, फिरोज बासिल के नाम की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चेन है एक। अरे लड़कियां तो मरती हैं ऐसे रिश्तों के लिए और तुम होके घर आया रिश्ता ठुकरा रही हो। और इन सब से हटकर ये तुम्हारी दादी जान की आखिरी ख्वाहिश थी। वो तने नकोश के साथ गोया हुई थी। महरोश ने माँ की आंखों में आंखें डालकर देखा। मुझे ये जद्दी पुश्तैनी से चली आई जायदाद से कोई सरोकार नहीं है। मैं जिससे शादी करूंगी वो जोरे बाजू पर भरोसा रखने वाला शख्स होगा, जैसे मेरे पापा ने अपनी शनाख्त अपने बल पर बनाई। और ये आप दादी जान का नाम लेकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। उसने इतना ही कहा था कि चुप का कफल बांधे बैठे जहूर जो सिर्फ सुनने पर इक्तफा कर रहे थे लब भीजते खड़े हुए और निगाह तंद से उसे देखा। बहुत बोल लिया तुमने, अब बस चुप। जो मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं कर सकती वो मेरी बेटी कहलाने की हकदार भी नहीं है। जहूर हर लफ्ज पर जोर देते बोलते हुए आगे बढ़ गए। पापा, महरोश की आवाज पर भी वो नहीं रुके। जीनत भी इस पर बरहम निगाह डालती उनके पीछे चली गई। महरोश ने गुस्से से सोफे के तकिए नीचे फेंके और निढाल सी सोफे पर गिर गई। उसकी आंखों के गोशे जब्त गिरिया से सुर्ख हो रहे थे। क्या शादी दो दिलों के मिलाप की बजाय खानदान के मिलाप का नाम है? वो अंदर ही अंदर तिल मिला कर रह गई। अब आ भी जाएं, कितना वक्त लगाएंगी? ऐसा ना हो वहां बारात पहुंच जाए और हम यहीं रह जाएं। गाड़ी फिरोज गाड़ी में बैठे घड़ी देखते हुए बोल रहे थे, आ गई, अभी इतनी भी देर नहीं हुई। नाजिया अपनी साड़ी संभालती गाड़ी में बैठ रही थी। फिरोज साहब ने निगाह इल्तफात से देखा इन्हें और गाड़ी चला दी। भई आज तो हमारी बेगम बहुत खूबसूरत लग रही है, मगर ये चेहरे पर फिक्र कैसी? वो विंड स्क्रीन पर देखते हुए गोया हुए। क्या हम इस फैसले पर एक बार फिर नजरसानी कर सकते हैं? नाजिया गहरी सांस खारिज करते हुए बोली। शादी के फैसले पर? फिरोज ने इस्तफहामिया अंदाज में उन्हें देखा। नाजिया ने बस इस बात में सर हिलाने में इक्तफा किया। इन्होंने फौरन गाड़ी एक तरफ रोक दी। आपका दिमाग ठीक है? बारात लेकर जा रहे हैं और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। ये गुड़िया गुड्डे की शादी नहीं है।
वो तैश में बोल रहे थे। मैं भी तो यही कह रही हूँ, एक जीती जागती लड़की को लेने जा रहे हैं, वो भी उसके नाम से मंसूब करके जिसे किसी और की चाह है। और फिर और फिर इब्तिहाज भाई से आपके ताल्लुकात वैसे ही कशीदा हैं। इन्हें पता चला कि सैफ ने एजल को छोड़कर किसी और को अपना लिया, तो वो तो फिर कभी भी आपसे बात करने के लिए रवादार नहीं होंगे। नाजिया अपना सर थामे बैठी थी। अभी तक तो वो सैफ को समझा रही थी, अब इन्हें खुद भी इन सारी बातों की फिक्र सताने लगी थी। फिरोज ने बगौर उनके चेहरे का जायजा लिया। देखें, एक तो ये कि इब्तिहाज भाई थे मेरी किनारा कशी की वजह आप जानती हैं। इनका जरिया मुआश में इन्हें रोके बिना नहीं रह पाता, और ये भाई साहब को पसंद नहीं है। हमारे चचा और अब्बू जी में भी कभी इसी वजह से नहीं बनी, और चचा ने खुद जो किया वो क्या, इब्तिहाज भाई को भी इसी काम में लगा दिया। लेकिन एजल से रिश्ता ना करने की वजह ये नहीं है, वो मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। फिर वो रुके, एक गहरी सोच थी उनके चेहरे पर। मगर मैं अपने अकलौते बेटे की आने वाली नस्लें तबाह नहीं कर सकता था। वैसी कौन सी इखलाकी बुराई है जो एजल में नहीं। कितना समझाया भाई भाभी को, मगर वो इसे मेरी छोटी सोच समझते हैं। और वैसे भी सिर्फ अच्छी तालीम देना माँ बाप का फर्ज नहीं होता, बल्कि इन तक हलाल रिस्क पहचानने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की होती है। वरना हराम कमाई इनकी रगों में रस बस जाती है। मगर ये इनकी समझ में आए तो ना। उन्होंने अफसोस से सर झटका। जहां तक बात महरोश की है, तो निकाह में इतनी ताकत होती है कि वो अपना आप मनवा ही लेता है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्द एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। फिरोज पुरसकून लहजे में बोले थे। इंशाल्लाह, नाजिया ने भी दिल से कहा। थोड़ी देर हुई थी कि यकदम उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। खैर है, अभी परेशान थी, अब हंस रही है। फिरोज बासिल को तफ्तीश हुई। कुछ नहीं, मुझे तो बस ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि जो बचपन में एक दूसरे को मारने काटने को दौड़ते थे, आज वो स्टेज पर एक साथ कैसे लगेंगे। नाजिया मुस्कुराते हुए कह रही थी। फिरोज भी मुस्कुराए। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि कहीं इस स्टेज पर एक दूसरे के बाल नोचने न लगे। महरोश बिनते ज़हूर, आपका निकाह सैफ बिन फिरोज से मेहर मुअज्जल 10 लाख सिक्का राजुल वक्त होना तय पाया है। क्या आपको कबूल है? वो सोच भी नहीं सकती थी कि पूरी जिंदगी इतना लाड प्यार देने वाले माँ बाप उसकी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में उसकी सुनेंगे भी नहीं। क्या ये लाड प्यार का सिला मांगा जा रहा है? उसने नजरें उठाकर अपने पापा को देखा, जो बहुत मान और इल्तिजाई नजरों से उसी को देख रहे थे। इन्होंने खंगारा तो वो होश में आई। उसने कर्ब से आंखें मीची। कबूल है। उसके आइडियल तो हमेशा से शावेद और एलन जैसे लड़के थे, अमेरिकन नेशनल। वजीहा बात करें तो लोग पलट पलट कर देखें, लेकिन सैफ के नाम के साथ अगर फिरोज बासिल का नाम हटा दिया जाए तो उसकी अपनी कोई पहचान ना थी। कबूल है। उसे क्या पता था कि जिंदगी उसके साथ ऐसा घिनौना मजाक करेगी कि जिसकी शक्ल वो कभी देखने की भी रवादार ना थी, आज आज उसके नाम के साथ उसी शख्स का नाम जुड़ने जा रहा था। कबूल है। उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। जिस दिल से उसने ये अल्फाज कहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ वही जानती थी। मुबारक हो, बहुत बहुत। उसके पापा ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। निकाह हुआ और उसके पापा बाहर चले गए तो उसने फिर आंखें मूंद ली। उसकी पेशानी पसीने में शराबोर हो रही थी। मरहा पानी पिलाओ। वो कप कपाते लबों से अपनी बहन से मुखातिब हुई। मिरहा पानी देकर उसके पास ही बैठ गई। अल्लाह से दुआ करें सब ठीक होगा, वो आपके हक में बेहतर साबित होंगे इंशाल्लाह। मिरहा बोल ही रही थी कि बाहर से कोई बुलाने आ गया। चलें आप ही बाहर, लोग आपके दीदार के मुंतजिर हैं। मिरहा ने उसे छेड़ते हुए कहा। महरोश ने निगाहें कुछ से मिरहा को देखा और सहज सहज कर स्टेज की तरफ कदम बढ़ा दिए। सताशी निगाहें उसकी तरफ उठ रही थीं। रूस गोल्ड शर्ट और लहंगा जिस पर नफासत से जर्द जरदोसी और दबके का हैंड वर्क हुआ था। मैरून दुपट्टा भी इसी काम से भरा हुआ था। ज्वेलरी भी उसकी रूस गोल्ड और मैरून के कंट्रास्ट की थी, और गले में नाजुक सा डायमंड का सेट जो बहुत झिलमिला रहा था। स्याह खूबसूरत आंखें, होंठ ऐसे कि ऊपर का नाजुक और नीचे का थोड़ा उभरा हुआ। मेकअप भी उसका नफासत से किया गया था।
آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، مگر یقین جانیں آج وہ بھی کم نہیں لگ رہے۔ مرہا نے پھر اسے چھیڑا۔ سیف جو اپنے کسی دوست کی بات پر مسکرا رہا تھا، اسے آتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گالوں پر پڑنے والا ڈمپل بھی تھما۔ اس کی جگہ تلخ تاثر نے لے لی۔ گہری مقناطیسی آنکھوں میں ناگواری ابھری، اور کیسے نہ ابھرتی، جس کی وجہ سے پہلی بار اس نے اپنے ماں باپ سے تلخ انداز میں بات کی تھی، جبکہ اس کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی اپنے بڑوں کے سامنے رسوا ہوتا آیا تھا۔ اس کا نام لینے سے بھی سیف کا حلق کڑوا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کو یوں سامنے دیکھنا کتنا دشوار تھا، یہ وہ ہی جانتا تھا۔ اس نے آج تک نیکی کی بہت سی مثالیں، بہت سے محاورے سنے تھے، مگر مہروش اس وقت اسے اپنی نیکیوں کا کڑوا پھل لگی، جو نہ تو اس نے کبھی دیکھا تھا نہ ہی سنا تھا۔ اسے گزرے ماہ یاد آنے لگے۔ آ گئے، کھانا لگوا دوں؟ ناجیہ نے سیف کو داخل ہوتے دیکھا تو ادھر ہی آ گئی۔ نہیں ماما، زینت آنٹی نے کھانا کھلا دیا تھا، وہ ماں کو پاس بٹھاتے ہوئے بولا۔ بہت دل لگ رہا ہے تمہارا وہاں، وہ مصنوعی شکایت سے بولی۔ سیف مسکرایا۔ اپنی دادی نانی تو دیکھی نہیں کبھی، اس لیے دادی جان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بابا گھبراتے ہوئے آئے۔ جلدی چلیں، اماں جان کو پھر اٹیک آیا ہے۔ کیا؟ ابھی تو میں وہیں سے آیا ہوں۔ سیف پریشانی میں کھڑا ہوا۔ اس عمر میں دوسرا اٹیک، وہ بھی اتنا جلدی؟ ماما میں جا رہا ہوں، آپ پاپا کے ساتھ آ جائیے گا۔ ہاں تم جاؤ، میں ابھی تمہارے پاپا کو فون کرتی ہوں۔ ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ دادی جان کی طبیعت مسلسل خراب چل رہی تھی۔ سیف کا زیادہ وقت ہاسپٹل میں ہی گزر رہا تھا۔ آج وارڈ میں سبھی موجود تھے۔ ناجیہ زینت کو تسلی دینے میں مصروف تھی، فیروز ڈاکٹر سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہیں ذرا ہوش آیا تو سیف ان کے پاس بیٹھا انہیں دلاسا دینے، اتنے میں گیٹ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی اپنے پاپا اور مرہا کے ساتھ، اور روتے روتے دادی جان سے لپٹ گئی۔ اسے دیکھ کر سیف اٹھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنا ہاتھ دادی جان کے ہاتھوں میں محسوس ہوا۔ اب وہ بڑوں کو اشاروں میں ان دونوں کے حوالے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سیف احتجاج کرتا، اس سے پہلے ہی ان کا دم نکل گیا۔ سیف نے آگے بڑھ کر ان کی آنکھیں بند کی۔ تھوڑے دنوں میں ہی وہ ان سے اس قدر اٹیچ ہو گیا تھا کہ اس سے حقیقت کو ماننے میں کہ وہ اب ان میں نہیں رہی، اسے بھی وقت لگ رہا تھا۔ ماما، پاپا، آپ دونوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ صرف ہمارے پڑوسی نہیں ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، اور ان کے بہت سے احسان بھی رہے ہیں ہمارے اوپر، اس لیے میں ہر طریقے سے ان کا خیال رکھوں، اور میں نے رکھا بھی، جبکہ مجھے خود بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی سرپھری بیٹی سے شادی کروں۔ میں ایزل سے، وہ کہتے کہتے رکا۔ کیوں رک گئے؟ بولو آگے۔ آج کل کے بچوں میں شرم لحاظ تو ویسے بھی نہیں رہا، وہ ہاتھ باندھے تلخ لہجے میں بول رہے تھے۔ مگر ہاں، دونوں بچوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مہروش امریکہ میں پلی بڑی ضرور ہے، مگر وہ یہاں کی تہذیب تمیز نہیں بھولی، یہ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے۔ مگر ایزل، انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، وہ میرے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیف نظریں چراتا بول رہا تھا۔ ہو نہ ہو، اب تک کتنے فیصد بدل لیا؟ وہ بھی تنزیہ بولے۔ جو بھی ہے پاپا، میں ایزل سے کیا وعدہ کسی صورت نہیں توڑوں گا۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ وعدہ؟ تو برخودار، آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگے۔ یہ وعدے قسمیں کھانے سے پہلے ہمیں بتانے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ فیروز باسل کا لہجہ تندر تیش لیے ہوئے تھا۔ سیف نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ناجیہ ہاتھ اٹھاتی اسے خاموش کرواتی کھڑی ہوئی۔ اب فیصلہ تم کچھ دیکھنے کے بعد ہی کرنا، بول کر وہ کمرے کی طرف چل دی۔ سیف اندازے لگاتا رہا کہ کیا ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زیادہ سے ہو نہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ وہ واپس آ رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں موٹی فائل تھی۔ سیف کو اپنا اندازہ درست ہوتا محسوس ہوا۔ انہوں نے قریب آ کر سیف کو پھینکنے والے انداز میں فائل تھمائی۔ یہ ہماری میڈیکل رپورٹس ہیں، ہائی بی پی، شوگر، ہارٹ پرابلم، ہر وہ بیماری کے تمہارے دیے زخم بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اب باقی تمہاری مرضی۔ سیف ماں باپ کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ یہ صحیح رپورٹس ہیں یا مجھے ڈرانے کے لیے؟ مطلب اتنا کچھ اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ ان کے بیچ میں آ کر بیٹھا اور دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ دونوں کو روٹین چیک اپ کے لیے میں ہی لے کر جاؤں گا، اور ہاں، اب شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، وہ تابع داری سے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ ماشاء اللہ، اللہ ہر بری نظر سے بچائے، بہت روپ آیا ہے میرے دونوں بچوں پر، ناجیہ دونوں کا صدقہ اتارتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر وہ سیف کے قریب آئیں۔ آج کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ انہوں نے سرگوشی میں کہا تھا، مگر چونکہ مہروش بالکل پاس میں ہی بیٹھی تھی،
اس لیے اس تک آواز پہنچ گئی اور وہ اس بات پر ٹھٹکی۔ میں نے نہیں بلایا مگر وہ میری کزن ہے، آ سکتی ہے، سیف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ زینت چلی گئی تو مہروش نے سیف کی نظروں کا تعقب کیا۔ وہ تھوڑی دور سامنے ہی بیٹھی تھی، اس کی نظریں صرف سیف پر جمی تھی، باقی سب سے بے نیاز جیسے کسی کی موجودگی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کپڑے بھی اس نے کیجول پہنے ہوئے تھے، کیپری پینٹ پر چھوٹی شرٹ، لائٹ ایش بلنڈ بال اس کے کندھے تک آ رہے تھے، تیکھے نقوش، ماتھے پر تیوری، سرخ آنکھیں۔ مہروش کو وہ اس وقت خوبصورت نازک کانچ کی گڑیا لگی جو شاید ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مہروش کو اپنی محرومیوں کا احساس ہوا۔ بے شک سیف اسے زہر سے بھی گیا گزرا لگتا تھا، بے شک وہ اگر آخری مرد ہوتا تب بھی وہ اس سے خوشی خوشی شادی نہ کرتی، مگر جو بھی تھا اس نے ایسا تو ہرگز نہیں سوچا تھا کہ شادی والے دن جب کہ وہ سب کی ستائشی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی، لیکن وہ جن نظروں کی حقدار تھی، نظروں نے تو اپنے حصار میں کسی اور کو ہی لیا ہوا تھا۔ یہ سوچ ہی مہروش کے لیے اہانت بھری تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی، اس نے سامنے دیکھا تو اس کی ماما اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ماں بیٹی تھی، ایک دوسرے کی بات بغیر کہے سمجھ جاتی تھی۔ معاف کر دینا ہمیں، بس کیا کریں، اولاد کے اچھے کے لیے اس کے ساتھ برا سلوک بھی کرنا پڑے تو ماں باپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کسی کو اس کے دشمن کے ساتھ بٹھا کر آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا مستقبل روشن کر دیا؟ اسٹرینج، اس نے تلخی سے سوچ کر سر جھٹکا۔ ایزل اپنی جگہ سے اٹھی اور اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ ہوٹل کے فلور پر اس کی سینڈلز کی ٹک ٹک کی آواز ابھری۔ نادیہ جو اسی کو دیکھ رہی تھی، اس آواز کے ساتھ ان کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں اب وہ کیا تماشا کرے۔ وہ اسٹیج پر آئی اور ہاتھ باندھ کر زخمی نظروں سے سیف کو دیکھنے لگی۔ مبارک ہو سیف تمہیں، تمہارے بچپن کا پیار۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ بچپن کا پیار؟ مہروش کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایزل تم سب جانتی ہو پھر بھی؟ سیف نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر سیف کو چپ کروایا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ سیف کو پتا تھا اس حالت میں وہ کوئی بات نہیں سمجھے گی اور وہ تماشا بھی نہیں بنوانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اٹھا نہیں۔ مہروش سیف کے قریب ہوئی اور سرگوشی میں بولی، آئی تھنک شی واز ڈرنک۔ سیف نے تلملاتی نظروں سے اسے دیکھا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی، صرف وہ ہی کیوں سلجھے اہانت کی اس آگ میں، تھوڑی چنگاری وہاں بھی تو لگے۔ نادیہ نے ایزل کو ہوٹل سے باہر جاتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا اور رخصتی کے لیے زینت سے اجازت لینے چلی گئی۔ گاڑی بنگلے کے سامنے رکی تو اس نے نظریں اٹھا کر اس عالیشان بنگلے کو دیکھا۔ آج بھی وہ ویسا ہی خوبصورتی لیے کھڑا تھا، کنوپی لائٹس کے ساتھ آج وہاں فیری لائٹس بھی جھلملا رہی تھی۔ کچھ تبدیلیاں اس میں ہوئی تھیں مگر مہروش کو وہ پہلے جیسا ہی لگا۔ اس کی بہت سی ٹوٹی پھوٹی یادیں، جبکہ ٹوٹنے پھوٹنے کی یادیں وابستہ تھیں یہاں سے۔ گیٹ کھلا اور گاڑی روش کے روش سے ہوتی پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ اس کو لگا وقت کا پہیہ گھوما ہو، 14 سال پہلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ 9 سالہ مہروش نے دھن دھناتے ہوئے گیٹ کھولا۔ وہ یہاں ایسے ہی آتی تھی۔ سیف سیف، اس نے آتے ہی آوازیں لگانا شروع کی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اپنے گھر میں سکون نہیں ہے؟ آ جاتی ہو دماغ کھانے۔ 12 سالہ سیف شکل پر بیزاری طاری کیے پورچ میں آیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا، میں بس یہی بتانے آئی ہوں میری جان چھٹنے والی ہے تم سے۔ ہم امریکہ جا رہے ہیں، پاپا کے پاس، اسی ہفتے۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑ بگاڑ کر بول رہی تھی۔ سیف اسے چپ دیکھتا رہا۔ مہروش کو لگا جیسے وہ بھی افسوس میں ہو۔ کیا سچ میں؟ سیف نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل سچ، اس نے بھی اطراء کا جواب دیا۔ سیف نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ تیرا شکر، میری دعا سن کر میرے سر سے اتنی بڑی مصیبت ٹال دی تو نے۔ اور وہ پیر پٹکتی واپس چلی گئی۔ وہ گاڑی سے اتری، اسے لان کی طرف وہ جگہ نظر آئی جہاں سیف کا جھولا ہوا کرتا تھا، جس کے پاس بھی وہ مہروش کو بھٹکنے نہیں دیتا تھا مگر اسے دکھانے کے لیے مرہا کو بٹھا دیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ خود مہروش کے پاس آیا۔ بیٹھو گی؟
اور مہروش کی خوشی کی انتہا تھی، مگر ہوا کچھ یوں کہ دوسرے چکر میں ہی وہ سر کے بل زمین پر پڑی تھی۔ جھولا ٹوٹ چکا تھا، جھاڑ تو سیف کی بھی سب گھر والوں سے لگی تھی۔ مہروش نے سر جھٹکا سیف کو اس کے دوست لاؤنج کی طرف لے گئے تھے اور زینت اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جس زینے کو عبور کر کے انہیں کمرے تک جانا تھا، وہاں سے سیف نے مہروش کو دھکا دیا تھا۔ نوکیلی کوئی چیز اس کی ٹھوڑی میں کھپ گئی تھی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر اس نے اپنی ٹھوڑی کو چھوا، وہ نشان آج بھی موجود تھا۔ کمرے کے اندر اس نے زینت کو کہا پہلے جانے کے لیے۔ اسے سیف کی ساری شرارتیں یاد تھیں اور وہ احتیاط علاج سے بہتر پر یقین رکھتی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہ ہی دروازے کے اوپر سے کوئی پانی بھرا غبارہ گرا، نہ ہی کچھ اور۔ کمرہ بہت وسیع تھا اور بہت خوبصورتی سے سجوایا گیا تھا۔ اندر آتے ہی پھولوں کی خوشبوؤں نے اسے اپنے سحر میں لینا چاہا، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سارے کے سارے پھول نوچ کر پھینک ڈالے۔ 1 گھنٹے بعد سیف اندر داخل ہوا تو اس کا استقبال تکیے، برش اور دیگر اشیاء نے کیا۔ ہر چیز آ کر اس کے قدموں میں گری تھی۔ مہروش کسی جنونی کیفیت میں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا وہ سیف پر پھینکتی وہ ایک ہی بات بول رہی تھی، تم نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، پھر اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر پھینکی جو سیف نے بروقت آگے بڑھ کر پکڑ لی۔ چینل کرومینڈل، اچھا چینل کرومینڈل، تم جانتی بھی ہو اس کی قیمت؟ وہ ہاتھ میں لے کر پوچھ رہا تھا۔ میرا بس چلے تو اسی سے تمہارا سر پھوڑ دوں، وہ تنفر سے اسے دیکھتی چلائی تھی۔ سیف چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی سے گھمایا۔ اتنی جلدی بیوہ ہونے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی طیش سے سرخ ہوتے چہرے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مہروش فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اپنی حد بھولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ خفت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ ہو نہ کوشش کرنے کا سوچتا بھی تب جب بندے مقابل اس قابل ہوتا۔ وہ تنزیہ مسکرایا اور اس کا ڈمپل ابھرا۔ کیوں نہیں کر لی پھر تم نے اس سے شادی؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ میری تو وہ دادی تھی، میں انکار نہیں کر سکتی تھی، تم تو کر سکتے تھے نا، کیوں پھر سے میری زندگی کو عذاب بنانے آ گئے؟ مہروش بولتے بولتے ہانپنے لگی تھی۔ میں کیوں انکار کرتا مس مہروش، دوسری شادی کا آپشن ابھی بھی ہے میرے پاس۔ سیف اسے پوری طرح تپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے ہاں؟ تم کچھ بھی کرو گے میں چپ چاپ برداشت کروں گی، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہوں گی۔ سیف آگے سے ہٹا اور ہاتھ کے اشارے سے دروازہ دکھایا۔ وہ طیش میں بولتی اپنا شرارہ سنبھالتی آگے بڑھ رہی تھی کہ دروازے کے پاس جا کر یکدم رکی۔ ذرا رکو، اگر میں چلی گئی تو سب میرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں ہی باتیں بنائیں گے اور تمہارا راستہ تو صاف ہو جائے گا، وہ سیف کو گھورتی کہہ رہی تھی۔ سیف سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور صوفے کے دوسری طرف ٹک گئی۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن بہت کچھ تو اب بھی ہو سکتا ہے، وہ خلا میں کسی نقطے پر غور کرتی بول رہی تھی۔ سیف نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ صدمے میں ہو؟ اسے مہروش کی دماغی حالت تشویشناک لگی۔ مہروش نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں وہ پلان کر رہی ہوں جو تمہاری سوچ سے بھی بالاتر ہے، مگر مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اتنے دنوں سے شادی کی فکر میری بھوک مارے ہوئے تھی، لیکن اب مجھے کھانا ہے۔ میرے لیے پیزا آرڈر کرو۔ اتنے دنوں سے جو برداشت کر رہی تھی، اب اس کی بھوک سے جان جا رہی تھی۔ سیف نے گھڑی دیکھی، 3 بج رہے ہیں، کون سا پیزا؟ سو جاؤ، صبح بات ہوگی، وہ لاپرواہی سے کہتا تکیہ صوفے پر رکھتا لیٹنے لگا تھا کہ مہروش نے اس کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچا۔ تمہارے ہاں 24 گھنٹے کی سروس نہیں ہے کیا؟ سیف کو اس پر بہت غصہ آیا، مگر اس نے چپ رہنا بہتر سمجھا اور اٹھ کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے، میں آرڈر کر رہا ہوں، مگر پہلے تم اپنا یہ حلیہ تبدیل کرو، کیا بنی ہوئی ہو؟ وہ موبائل دیکھتا اس سے مخاطب ہوا۔ حلیہ؟ اس نے اپنے روسی جوڑے کو دیکھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے دلہناپے کو اس کا شوہر ایسے بولے گا، مگر نیور مائنڈ، اس نے تو بہت کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنی سوچیں جھٹکتی تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو دیکھا جس مہارت سے سیف ڈیلیوری بوائے کو ہدایت دے رہا تھا کہ بیل نہیں بجانا، میسج کر دینا، اور جس طرح وہ دبے پاؤں نیچے جا کر لے کر آیا،
اس سے ایسا لگتا تھا یہ عمل یہاں اس وقت ہوتا آیا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیزے کے 2-3 سلائس کھائے، تب جا کر وہ کچھ بولنے کی ہمت کر پائی، اور اس نے سارا پلان بتایا۔ برا نہیں ہے، سیف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مہروش نے برہم نگاہ اس پر ڈالی۔ اس سے اچھا اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کہہ کر سونے چلی گئی۔ کمرے کا بٹوارا ہو گیا تھا۔ بیڈ اور سائیڈ ٹیبل مہروش کے حصے میں آئی تھی، صوفہ اور کچھ درازیں سیف کے حصے میں آئی۔ باقی سنگھار میز چونکہ ایک ہی تھی تو آدھی آدھی کر دی گئی تھی۔ مہروش نے اٹھ کر وقت دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ ماما پاپا آنے والے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا، اور واش روم کی طرف بڑی جو بند تھا۔ جلدی کرو، سب آنے والے ہیں۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ ہوا تھا انتظار کو کہ سیف باہر آیا۔ مہروش نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ اب مجھے گھورتی رہو گی کہ جاؤ گی بھی؟ سب آنے والے ہیں، یہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ مہروش واش روم آئی۔ اس سے کچھ عجیب احساس ہوا۔ اس نے شیشہ دیکھا، وہاں سرخ رنگ سے لکھا گیا تھا لیٹ دا ایڈونچر بگن لکھا تھا۔ لکھا بھی ایسا تھا جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ وہ پڑھ کر سوچ ہی رہی تھی ایڈونچر تھے، اس کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اس نے صابن اٹھایا، اس نے صابن کے اسٹینڈ پر ایک چٹ دیکھی۔ ذرا دھیان سے، آج ٹوائلٹ اسی سے صاف کیا ہے۔ اس نے فوراً وہ ڈسٹ بن میں پھینکا۔ اب اس نے برش کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے برش تو نہیں ملا، مگر برش اسٹینڈ کے ساتھ ایک اور چٹ ملی۔ پہلی دراز میں دیکھو۔ اس نے دراز کھولی، یہاں برش تو تھا مگر اوپر کا حصہ نیچے سے الگ، اس میں بھی چٹ لگی تھی۔ اگلی بار مضبوط لینا۔ اس نے گہری گہری سانسیں لی اور جلدی سے شیشے پر لکھا مٹانے لگی۔ اب اس نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے فیس واش اٹھایا جو خالی تھا، اور اپنے شیمپو کی طرف بڑھی، وہ بھی خالی تھا، لیکن اس پر بھی چٹ چسپاں تھی۔ ضائع نہیں کیا، بس فلور صاف کیا ہے۔ ہر چٹ الگ رنگ سے لکھی گئی تھی۔ اسے شیمپو کے پیچھے دیوار پر بھی چٹ ملی۔ جاننا چاہتی ہو کس سے لکھا ہے؟ دوسری دراز کھولو۔ دراز کھولتے ہی دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی، میری ایسٹی لاؤڈر کی کلیکشن! اس نے کانپتے ہاتھوں سے لپ اسٹکس اٹھائیں، سب گھسا دی گئی تھی۔ ساتھ اس کے کچھ بلینڈرز بھی تھے جو شاید اس نے لکھا ہوا تھا صاف کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس نے رات ہی واش روم میں سیٹ کی تھی۔ اس نے تیسری دراز کھولنا چاہی مگر وہ لاک تھی۔ یہاں سیف کا سامان اس میں تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتی باہر آئی، وہ نہیں تھا کمرے میں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر میسج بھیجا، میں نے جب تمہیں اپنا پلان بتا دیا تھا تو پھر اس حرکت کا مطلب؟ وہ بیٹھ کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جو سب کے بیچ بیٹھا تھا اور سب اس سے مہروش کا ہی پوچھ رہے تھے۔ آپ کو تو پتا ہے آج کل لڑکیاں کتنا وقت لگاتی ہیں تیار ہونے میں۔ میں نے بھی کہا چلو تم تیار ہو، میں سب کے پاس بیٹھ جاؤں۔ وہ شگفتہ انداز میں جواب دے رہا تھا، ساتھ مہروش کو میسج بھی لکھ رہا تھا۔ ویسے آپ اتنے سمجھدار کب سے ہوئے؟ ناجیہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ بس کل رات سے، اس نے بے ساختہ کہا، اور سب کے کہکوں سے وہ خود جھیپ گیا۔ اس لیے مائی ڈیئر کہ اس دفعہ جا کر اب دوبارہ آنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ مہروش نے میسج پڑھتے ہی موبائل بیڈ پر پھینکا اور وہ تبدیل کرتی سنگھار میز کے سامنے آئی۔ اس نے فیس پاؤڈر لگایا تو اس کا چہرہ یکدم چمک اٹھا۔ غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ سارا شائنر اس میں ملا دیا گیا تھا۔ اس نے سارا سامان دیکھنا شروع کیا، سارے میک اپ کی واٹ لگا دی گئی تھی۔ اس نے پھر اپنا موبائل اٹھایا۔ اوکے، آئی ایم ریڈی، ول ہیو فن۔ میسج پڑھ کر سیف کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ اٹھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ سب ناشتے کی میز پر اسی کے منتظر تھے۔ کیونکہ پلان کے مطابق انہیں ہیپی کپل دکھنا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ بادامی پیپلم پر سنہرا دوپٹہ، سر سے لیا ہوا شہد رنگ، خوبصورت بال بندھے ہوئے تھے۔ کیونکہ آج وہ شیمپو سے صاف نہیں ہو پائے تھے، چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ ناجیہ نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے اسے سیف کے پاس والی کرسی پر بٹھایا۔ اس نے مسکرا کر سب کو سلام کیا، پھر وہ سیف کی طرف متوجہ ہوئی، ناشتہ شروع کریں۔ جتنے پیار سے سیف کو وہ دیکھ رہی تھی، اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور وہ ان گھسی ہوئی لپسٹک سے اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور یہی سوچ اس کو پرسکون رکھے ہوئی تھی۔ آپی، آج آپ اتنی سمپل؟ میرا سے اپنی بہن کو ایسے دیکھا نہیں گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیونکہ انہیں میں میک اپ کے بغیر ہی اچھی لگتی ہوں۔ کیوں؟ اس نے سیف کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ بہت پیاری، بالکل اینابیل جیسی۔ سیف نے تمسخر سے سرگوشی کی۔
हाउ क्यूट, अपने बारे में क्या ख्याल है चिकी? महरोश ने प्यार से उसे देखा। नाजिया जो दोनों को सरगोशी करते देख रही थी, इल्तफात से बोली, हाँ, हमारी बहू तो वैसे ही इतनी प्यारी है। आज सब रात का खाना हमारे साथ खाएगा। महरोश को महरोश को हम अभी ले जाएंगे। जीनत चाय का सिप लेते हुए बोल रही थी, जरूर, आप हमारे घर की रौनक को ले जा रहे हैं, हम तो फौरन आएंगे लेने। फिरोज बासिल ने मुस्कुराकर महरोश को देखा। सैफ भाई, आप भी अपनी इस बात पर रोशनी डालें। तो फिर हम ले जाएं आप ही को? मिरहा शरारत से सैफ को देख रही थी। ये तो महरोश से ही पूछो, उसने मिरहा को देखते हुए कहा। क्योंकि मुझसे पूछा तो मैं यही कहूंगा, वापस ही नहीं लाना। उसने फिर सरगोशी की। महरोश ने टेबल के नीचे से अपनी हील से उसका अंगूठा कुचला और वो अपनी चीख का गला अपने अंदर ही घुटने पर मजबूर था। हाँ, मगर अपनी राय तो बताएं। मिरहा उसकी हालत समझे बगैर बोल रही थी। अब ये क्या तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता दें? शक्ल देखो ना मेरे जाने का सुनकर ही कैसी हो गई। महरोश को उसकी हालत राहत बख्श रही थी। उसकी बात पर सबने कहका लगाया और सैफ ने उसका बदला किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया। मगर मामा, मुआजरत में अभी नहीं चल सकती। वो मेरा कुछ ज़रूरत का सामान पार्लर में मिसप्लेस हो गया था, तो सैफ ने कहा कि वो आज ही ला देंगे, तो फिर हम रात में ही आएंगे। इस बात पर सैफ ने नागवारी से उसे घूरा और महरोश ने नाक से मक्खी उड़वाई। हाँ, ये ठीक है, आप दोनों जाओ, रात में फिर सब सब साथ ही चलेंगे। फिरोज बासल ने कहते कहते जहूर मिर्जा को आंखों में इशारा किया कि अच्छा है, कुछ वक्त दोनों साथ गुजार लें। महरोश ने फातिहाना नजरों से सैफ को देखा। इसे उसके पैसों से ही सब लेना था, ताकि वो आंदा 100 बार सोचे। एक तो शॉपिंग, वो भी लड़कियों के साथ। सैफ ने कान पकड़ लिए। महरोश इसे अलग अलग ब्रांड के आउटलेट पर लेकर गई। इसे इस दिन एहसास हुआ परफ्यूम्स और घड़ियों से भी महंगी चीज़ों का वजूद है। वो इज़र को कभी गिफ्ट नहीं देता था, क्योंकि वो अपनी चीज़ों के मामले में बहुत चूज़ी थी। उसकी इस आदत की उसे आज कदर हो रही थी कि किस तरह की ख्वारी से बचाया हुआ था उसने सैफ को। कमरे की झिलमिलाहट से उसकी आंखें खुली। उसने आंखें मूंदी तो वो देखने के काबिल हुई। सामने वो तैयार हो रहा था, शायद ऑफिस के लिए। शादी के दूसरे दिन कौन ऑफिस जाता है? मगर उनकी शादी शादी तो नहीं थी। उसने अपनी सोचों को झटका। कोट पैंट पहने वो परफ्यूम में नहाने की कोशिश कर रहा था। महरोश ने कंबल मुंह तक ओढ़ लिया। उसकी सांस बंद हो रही थी, इतनी तेज खुशबू से। उसने जब कंबल हटाकर देखा तो वो जा चुका था, मगर लाइट बंद करना भूल गया था। महरोश कोफ्त का शिकार हुई और बेजारी से लाइट बंद करने उठी। उसे अंदाजा हो गया था कि अब लेट कर भी सो नहीं पाएगी। दिल पर जबर करती वो नीचे आ गई कि कॉफी ही पी ली जाए। वो किचन में चीजें तलाश रही थी कि नाजिया की आवाज पर पलटी। नई नवेली दुल्हन किचन में क्या कर रही है? वो मसनूई खफगी से उसे देख रही थी। एक तरफ वो सैफ है, समझा समझा कर थक गई। अभी वलीमा भी नहीं हुआ, अभी नहीं जाओ ऑफिस। मगर वो लड़का अपने ऑफिस के आगे किसी को खातिर में लाता ही कब है? अपने बाप से भी 2 हाथ आगे निकला। अब तुम ही इसे सही करना। वो मुश्फिकाना लहजे में गोया हुई थी। कुछ चाहिए था तो आबिदा से या मुझसे बोल देती। हमारे यहाँ 1 माह तक दुल्हन किचन में कदम नहीं रखती। वह हंसते हुए बोली। उसके हाथ से कॉफी का सामान ले रही थी। मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे काम करने की आदत है। जिस प्यार से वो इसके लिए कॉफी बनाना शुरू हुई थी, महरोश इससे ज्यादा एहतजाज नहीं कर पाई। तुमने शादी में मेहंदी नहीं लगवाई? वो महरोश के खाली हाथ देख रही थी। मुझसे मेहंदी लगाकर इतनी देर बैठा नहीं जाता। महरोश ने साफ गोई से काम लिया। मगर बेटा, ये दिन दोबारा नहीं आते। कल वलीमा है। मैं मेहंदी लगाने वाली को बुला लेती हूँ, तुम कमरे में ही लगवा लेना। उनकी बात पर महरोश सिर्फ सर हिलाकर रह गई। मेहंदी लगाने वाली उसके हाथ पांव पर भर भर के मेहंदी लगाकर चली गई थी। वो कुर्सी पर बैठी, सामने स्टैंड फैन खुलवा दिया गया था कि मेहंदी जल्द सूखे। हवा से उसके कैचर में आधे बंधे खुले बाल मुंह पर उड़ उड़ कर आ रहे थे, जिससे वो मुसलसल कोफ्त का शिकार हो रही थी। वो उठ भी नहीं सकती थी, इस तरह पाँव में मेहंदी लगाई गई थी। वो कोहनी नाखन हर तरह से कोशिश कर ही रही थी बटन दबाकर इसे बंद करने की, जो उससे हो नहीं रहा था। सैफ, जो अभी अभी ऑफिस से आकर कमरे में दाखिल हो रहा था, उससे फैन से इस तरह उलझता देखकर वहीं रुक गया। यहाँ से उसका नीम रुख नजर आ रहा था। जैसे ही कोई लट चेहरे पर आती, वो फूंक मारकर उड़ाने की कोशिश करती। आज तक जो उसे आफत की पुरकाला
लगती थी आज वो पता नहीं क्यों बहुत मासूम मासूम सी लगी। उसे फैन की तरफ बढ़ता देख महरोज ने गहरा सांस लिया कि शुक्रिया भी किसी काम शुक्र ये भी किसी काम आ रहा है। वो फैन के करीब आया और बंद करने का बटन दबाते दबाते उसने तेज का बटन दबा दिया। यकदम से सारे बाल उड़कर उसके मुंह पर आ गए। महरोज ने अब्रू तान कर उसे देखा। उसकी आंखें भी बालों में छुप गई थी। वो बेयकीनी से उसे देखकर बोली, व्हाट? सैफ ने उसे पलट कर देखा और आंख मारता बाहर चला गया। वो ऐसे बेबसी से बस देखती रह गई। कुछ देर में जब वो बाहर आई तो उनके पास वाला कमरा खुला हुआ था, जो अभी तक उसने बंद ही देखा था। आपदा बुआ सफाई में मसरूफ थी। कमरे में मौसीकी की बहुत ही तरह के आलात मौजूद थे। ये सब किसका है? उसकी आवाज़ पर आपदा बुआ ने पलट कर देखा। ये सब तो सैफ बाबा का है। वैसे यहाँ सिर्फ मैं ही आती हूँ सफाई करने, और किसी को इजाज़त नहीं है। इन्हें अपनी चीज़ों से प्यार जो इतना है। फिर वो मुस्कुराकर उसे देखने लगी। मगर आपकी बात तो अलग है। आप बैठे। उसने कुर्सी आगे की। बैठते हुए महरोश के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। मुझे तो फिर वो इस कमरे के पास भी ना भटकने दे। उसने सोचा, सैफ को मौसीकी से लगाव है। वो हैरानगी से कमरे का जायजा ले रही थी। लगाव? बीबी जी, एक दौर था जब ये कमरा ही उनका घर था। फिर वो पढ़ने चले गए और जब आए तो ऑफिस संभालने लगे। वो अपनी बात करके कमरे से चली गई। महरोश चलकर गिटार के पास आए और उंगली से बजाया। क्या हुआ अगर इसकी एक या दो तारे ना रहें तो? एक शरीर से मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। कब तक चलेगा ये सब? उसकी पेशानी पर पड़ी शिकन साफ वाज़ेह थी। क्या? सैफ ने इस्तफ़ार ये निगाह से उसे देखा। उसका ये लापरवाह अंदाज एज़ल को अंदर तक सुलगा गया। रेस्टोरेंट में चलने वाला हल्का म्यूजिक पूरे माहौल को सुकून बख्श रहा था, मगर एज़ल हर चीज़ से बेनियाज थी। इसे सिर्फ सैफ से घर थी। तुम अच्छी तरह जानते हो, 1 हफ्ता होने वाला तुम्हारी शादी को। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं? उसकी आंखें नमकीन पानी से भर गईं। ये सब इतना आसान भी नहीं है। मुझे वक्त चाहिए। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं आज भी यही हूं ना, तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास। प्लीज, क्या हम सिर्फ अपनी बातें नहीं कर सकते? जरूरी है कि तुम ये सब बातें मुझे याद दिलाती रहो? वैसे ही मुझे घर में एक साथ हैप्पी कपल दिखने के लिए तो जतन करने पड़ते हैं। उकता गया हूं मैं, और तुम भी ये सब बातें लेकर बैठ जाती हो। उकता गया हूं मैं, और तुम भी ये सब बातें लेकर बैठ जाती हो। सैफ ने जूस का गिलास एक तरफ रखते हुए कहा। तो मैं भी तो मामा पापा की नाराजगी लेकर यहाँ बैठी हूँ। वो बातें कर ही रहे थे कि वेटर बिल ले आया। सैफ ने वॉलेट निकाला। उसका माथा ठनका। उसने जल्दी से देखा इसमें पैसे, कार्ड कुछ नहीं था। उसने सर पकड़ लिया। क्या हुआ? सब ठीक है? एजल को फिक्र हुई। मेरे ख्याल में मैं गलत वॉलेट ले आया। मैं ऑफिस फोन करके मंगवा लेता हूँ। वो फोन निकालने लगा। इसे बेइंतहा ज़ुबकी महसूस हो रही थी। एजल ने रोक दिया। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो मुसलसल शर्मिंदा हो रहा था। एजल ने पैसे निकाल कर सर सर्व बुक में रखे और उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया। रखो इसे, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। इधर नॉर्मल थी, मगर सैफ से नजरें मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। उसे पता था ये कब और किसने किया है। महरोश उसका बदला तो अब लाजिम है। वो दिल में सोचता अपने आप को पुरसकून कर रहा था। महरोज बेड पर बैठी किताब पढ़ने में मशगूल थी कि उसकी नज़र सैफ पर पड़ी, जो सिंगार मेज के सामने खड़ा ऑफिस से आकर कहीं और जाने के लिए मजीद तैयार हो रहा था। ग्रे चिन्यूस पैंट पर उसने गहरी नीली शर्ट पहनी हुई थी। भूरे बाल मोवस की मदद से साइड की मांग से पीछे किए हुए थे। महरोश ने बगौर उसका जायजा लिया। लड़की होकर भी वो ड्रेसिंग के मामले में इतनी क्रेजी नहीं थी जितना वो लड़का होकर था। उसके अपने दिल में चिंगारी उठती महसूस हुई। अभी 3-4 रोज कबल ही की तो बात थी जब सैफ से वलीमे वाले दिन अनजाने में उसकी मैक्सी पर जूस गिर गया था। बकौल सैफ के इंसान तो है ही गलती का पुतला, और उसने सबके सामने बे इंतहा मुहज़्ज़ब अंदाज में मुआदरत भी कर ली थी। बकौल महरोश के ऐसा इंतहाई दोगला इंसान उसने कहीं नहीं देखा। उसकी माजरत से हुआ भी क्या था? वो दाग तो सारी तस्वीर में नुमाया था। महरोश का भी दिल किया था कि वो सैफ के कपड़े जो अलमारी में लबालब भरे हुए हैं उनके साथ यही करे, मगर फिर क्या फ़र्क रह जाता इसमें और महरोश में? और वैसे भी अपनी अलमारी वो लॉक ही रखता था, और जो बात है उसके कपड़े अभी तक सलामत ही इसी वजह से थे। उसके अलावा वो जानकर रोज़ सुबह पूरा कमरा रोशन करके जाता था। उफ़! किस-किस बात पर करती रहे वो। उसने दाँत पीसते हुए अपनी किताब एक तरफ रखी और उससे मुखातिब हुई। तुम्हारे साथ मसला क्या है?
तुम से सुबह लाइट बंद करके नहीं जाया जाता? नहीं। सैफ का स्पॉट अंदाज उसे सुलझा गया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। वैसे ये तैयारी कहाँ के लिए हो रही है? उसने दरदीदा नजरों से उसे देखते हुए कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। वो इसे इसी तरह जिच करती रहती थी। ये फजूल सवालात करने का मतलब? सैफ के नकूश तने उसे जहर लगता था महरोश का बिला वजह उसके मामलात में दखल देना, और ये वो भी अच्छी तरह जानती थी। भाई बीवी हूँ तुम्हारी, हक है मेरा पूछना और फर्ज है तुम पर बताना। वो मुस्कुराहट लबों तले दबाए बोल रही थी। सैफ उसकी तरफ पलटा, मगर कुछ बोलने से पहले दीनत की आवाज सुनाई दी। महरोश जो उसके तासुरात से पहले महजूज हो रही थी, अपने उसने गेट की तरफ इशारा किया। जाओ। सैफ लब भेजता जल्दी जल्दी में गया और अपना वॉलेट भूल गया। महरोश वक्त ज़ाया किए बगैर उठी, वॉलेट से पैसे और कार्ड निकालकर वहीं दराज में रख दिए। क्या मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ की तैयारी में हो? वो तंदिया मुस्कुराती वापस जगह पर आ गई। सैफ वापस आया और फौरन अपना वॉलेट जेब में रखता निकलने लगा। बेस्ट ऑफ लक। महरोश की आवाज़ पर वो रुका, मगर कोई तवज्जो दिए बगैर चला गया। वो गरम गरम चाय से उठने वाली भाप पर नजरें जमाए हुए थी। ज़हूर साहब जो बज़ाहिर अखबार का मुतालिया करने में मसरूफ थे, गाहे बगाहे एक नज़र इन पर भी डाल देते। खैरियत, क्या सोच रही हैं? इनकी आवाज़ से दीनत होश में आई। आजकल एक ही सोच तंग कर रही है कि हमने कहीं अपनी महरोश के साथ रिश्ते के लिए ज़बरदस्ती करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया? अम्मा जान की ख्वाहिश पूरी करने की खातिर कहीं अपनी बच्ची के अरमानों का गला ही तो नहीं घोंट दिया? उनके लहजे में गीलापन साफ वाज़ेह था। ज़हूर साहब ने अखबार एक तरफ रखा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ अम्मा जान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये फैसला किया था? आपने खुद ही तो सैफ की इतनी तारीफ़ें करी थी, और मैं भी इसे आपकी तारीफ़ों से बढ़कर पाया, और मैं खरे खोटे में इम्तियाज़ कर सकता हूँ। वो बात अपनी जगह है, मगर महरोश जितनी कोशिश कर ले वो मुझसे छुपा नहीं सकती कि वो खुश नहीं है। इस दिन के बाद से वो आई भी नहीं, और सच पूछे तो इस लड़की एज़ल की शक्ल मेरी नज़रों के सामने से जाती नहीं है। शादी वाले दिन उसे देखकर जो सैफ के तासुरात थे वो भी नहीं भूलते मुझसे। वो फ़िक्रमंदाना अंदाज में गोया हुई थी। ज़हूर साहब ने आंखें सिकोड़ कर उन्हें देखा। तो असल बात ये है तो देखें, पहली बात ये बात भाभी और फिरोज ने हमसे छुपाई नहीं थी, और इन्होंने इस बात की ज़मानत भी ली थी कि वो हर लिहाज से महरोश का ख्याल रखेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है इन पर, वो कोई ज़्यादती नहीं होने देंगे हमारी बेटी के साथ। वो बातें कर ही रहे थे कि मिरहा भी आ गई। किस मौजू पर बहस चल रही है? आप दोनों इतने संजीदा क्यों हैं? वो बैठते ही चिप्स मुंह में रखते हुए बोली थी। जीनत ने से घूरा। हम बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, बस बातचीत हो रही है, और तुमसे इतना नहीं होता कि बहन के हाल अहवाल पूछा। ओ तो आप ही हैं मौजू, आप दोनों का। ये बात है, अभी खैर खैरियत लेकर आती हूँ। वो दुपट्टा संभालती चप्पल पहन रही थी। एक तो ये लड़की बात भी पूरी नहीं सुनती। जीनत ने सर झटका। रहने दे, वो बहुत समझदार है, खुद हैंडल कर लेगी। ज़हूर बोलते दोबारा अखबार में मशगूल हो गए। शाम के साए ढलने लगे थे। वो टेरेस में बैठी बाहर के नज़ारों में मसरूफ थी कि मिरहा सलाम करती सामने आकर बैठ गई। सुना था लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, मगर इतना? मतलब पड़ोस में महका है, गलती से इंसान झांक ही लेता है। वो बैठते ही शिकायत की पटारी खोल चुकी थी। महरोश ने मुस्कुराकर उसे देखा। शादी के बाद जिंदगी भी तो बदल जाती है, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रोज मेरा हाल पूछने आ जाती हो। मैं तो मसरूफ हूँ आजकल कॉलेज के सिलसिले में, और बदलना तो आप ऐसे कह रही हैं जैसे इस पूरे घर की जिम्मेदारी आपके नाजुक कंधों पर ही आ गई हो। मीरा ने अबरू उचकाकर कहा। कॉलेज? तुम लोगों का क्या यहीं डेरा डालने का इरादा है? महरोश को उसकी बात पर झटका लगा। मिरहा हंसी। हमेशा के लिए नहीं, बस आप सेट हो जाएं तब तक। पापा तो कुछ रोज में चले जाएंगे, उनका मैनेजर भी अकेले परेशान हो गया है। फिर वो महरोश को जांचती नजरों से देखने लगी। मामा पापा को लगता है आप नाराज हैं हमसे। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। वो बज़ाहिर लापरवाही से बाहर देखते हुए गोया हुई। और होना भी नहीं चाहिए। आखिर को बेहतरीन फैसला किया था इन्होंने आपके लिए। वो इसे पूरी तरह तपा रही थी। इसे पता था महरोश ऐसे नहीं बोलेगी। वो अपनी बहन की रग रग से वाकिफ थी। महरोश ने जख्मी नजरों से उसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। ये सैफ भाई नजर नहीं आ रहे? वो बिस्किट उठाते हुए गोया हुई। महरोश ने तमस्खर और मेज मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। एजल से मिलने गया हुआ है वो। उसका इतना कहना था कि मिरहा फौरन खड़ी होगी। क्या? तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम लोग कुछ नहीं जानते।
अब बताओ, ये मेरे लिए बेहतरीन फैसला था। मेरा करियर तबाह करके मुझे इस जगह ले आए जहाँ मैं नहीं आना चाहती थी, और ऐसे शख्स के साथ बांध दिया जिसके दिल में पहले ही कोई और है। वो काटदार लहजे में बोली। मेरा के चेहरे पर तल्ख तासुर उभरा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको किन लफ्जों में समझाऊं। देखें, जो होना था वो तो हो गया ना। करियर आप यहाँ भी बना सकती हैं। और हाँ, हम जानते थे एदल के बारे में, मगर क्या फायदा, अंकल आंटी कभी तैयार नहीं होते। वो ऐसी लड़की नहीं है जो घर बसा सके। और अब मेरी बात गौर से सुने। मर्द की जिंदगी का पहला प्यार उसकी बीवी हो, ये जरूरी नहीं होता, मगर उसका आखिरी प्यार उसकी बीवी ही होनी चाहिए। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए बीवियों को भी बहुत से जतन करने पड़ते हैं। और मैं ये जतन क्यों करूं? महरोज त्यूरी चढ़ाकर बोली। अपने घर के लिए। सैफ भाई बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छी बीवी बनी तो वो भी अच्छे शौहर बनेंगे। अगर आपके घर को कुछ हुआ तो कसूरवार आप होंगी। वो बोल ही रही थी कि महरोज अपनी जगह से खड़ी हुई। चलो उठो, शाबाश, अपने घर जाओ अब। मेरे घर में बैठकर मुझ ही को बातें सुना रही हो। और बाज़ाब्ता मिरहा का हाथ पकड़कर उसे उठा रही थी। अभी क्या हो गया? ऐसा तो कोई अपने दोस्त दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। वो उसका हाथ पकड़कर लेकर जा ही रही थी कि सामने से आते सैफ से टकराई। खैरियत? ये दोनों बहनों में WWF क्यों चल रही है? वो जो आते के साथ अपनी चीजें ढूंढने कमरे में गया था, इसे वो दराज में ही मिल गई थी। वो बाहर आया तो इन्हें देखकर यहीं आ गया। फिलहाल आज का बदला उसने किसी और वक्त के लिए छोड़ दिया था। आप अपनी बेगम को समझाएं, देखें कैसे कर रही है मेरे साथ। मेरा मुंह बनाकर बोल रही थी। जी बेगम साहिबा, मुझे तो लगा था ये खास अनायत मेरे ही लिए है, मगर आप तो लड़ने का मौका किसी से भी नहीं छोड़ती। वो हाथ बांधे उसको शौक निगाहों से देख रहा था। उसकी नजरें और लहजा महरोज को सुलझा रहे थे। नहीं, ये खास अनायत तो आप ही की अपने सभी प्यारों से होती है। मिरहा भी मुस्कुराहट दबाए इसी को देख रही थी। महरोज पलटी इसकी तरफ और प्यार से अपना हाथ उसके गाल पर रखा। इतनी प्यारी बातें करना कहाँ से सीख रही हो? उसने मिरहा के कान में जरा आराम से सख्त सा जोर दिया। जितनी हो इतनी रहो। और हाँ, आज की कोई बात मम्मा पापा से कही तो देखना मैं क्या करती हूँ। वो निगाह तंद दोनों पर डालती अंदर चली गई। तुम ठीक हो? सैफ ने हमदर्दी से पूछा। वो जो कान पकड़े हुए थी सैफ की तरफ मतवज्जो हुई। आप आपी के साथ अच्छे से पेश आया करें। आपका गुस्सा वो मुझ पर निकालते हैं। वो पैर पटकती वहां से चली गई। सैफ इसे देखता रह गया। चलती फिरती एडम फैमिली। पापा, आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? रात सब खाने की मेज पर इकट्ठे थे। सैफ ने फिरोज को देखते हुए पूछा। सुबह 9 बजे की। महरोश और सैफ भी बहुत बहुत माजरत, आप लोगों को साथ वक्त नहीं मिल रहा। सैफ के ऊपर जिम्मेदारी जो आई हुई है ऑफिस की, मगर आप दोनों का एक छोटा सा ट्रिप गिफ्ट है मेरी तरफ से, लेकिन मेरे इस्लामाबाद से आने के बाद। वो नक्किन से मुंह साफ करते हुए गोया हुए थे। कोई बात नहीं अंकल, उसने इतना ही कहा था कि जीनत उसे घूरने लगी। मेरा मतलब है पापा। जीनत मुस्कुरा दी। महरोश को बहुत झिझक महसूस होती है इन्हें मामा पापा कहते हुए, और उसके तासुरात से सैफ जी भरकर महजूज होता था। मगर उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम दोनों घूमने ही नहीं जा सकते। अरे भाई, कराची दिखाओ महरोश को। तुम खुद दोस्तों में चले जाते हो, बच्ची अकेली रह जाती है। जीनत सैफ को आड़े हाथों ले रही थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब कल महरोश को डिनर बाहर ही करवाना। फिरोज भी गुस्से से गोया हुए। डिनर क्यों नहीं, जरूर। सैफ के चेहरे पर शरीर से मुस्कुराहट उभरी। वो और नाजिया खाने से फारिग होकर लॉन में बैठ गई थी। उनके इलाके में सिक्योरिटी के बाद गाड़ियों का आना जाना बहुत कम था। जो रहायश पजीर थे वो भी इस पहर अपने घरों में ही रहते, जिसकी वजह से वहां सन्नाटे का इस कदर राज था कि गौर से सुनने पर झिंगरों की आवाजें भी नुमायां होती थी। अभी हवाएं उसके कानों में सरगोशी कर रही थी। इस सरगोशी से मुतासिर पत्ते माहौल में अपनी ही धुन घोल रहे थे। लॉन बेशुमार फूलों से सजा हुआ था, लेकिन जो चंबेली की महक गिरदनवाह में रची बसी थी वो इंसान के मूड को भी खुशगवारी बख्श रही थी। महरोश आंखें बंद करके इस खुशबू को अपने अंदर मुंतकिल कर रही थी। नाजिया आंखों पर चश्मा लगाए मोबाइल में कुछ देखने में मसरूफ थी। महरोश ने भी अपना मोबाइल हाथ में लिया। मेरा ड्रेस खराब किया था, अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसने अपनी और सैफ की वलीमे की तस्वीर, जिसमें सिर्फ उसके चेहरा वाजे हो रहे थे, इसे एक ऐप में डाला और सैफ को लड़के से लड़की बना दिया और इसे इंस्टा पर फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी कि जब वो ओके करेगा तो इसे टैग कर देगी। नाजिया मोबाइल में कुछ देखती अफसोस से सर झटक रही थी। क्या हुआ मामा? महरोश ने फिक्रमंदी से पूछा।
بیٹا میں نے سنا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، مطلب ایک دوسرے جیسا حلیہ اپنا لیں گے۔ یہ پہچاننا مشکل ہوگا کون عورت ہے کون مرد، اور یہ تو آج کل ہو بھی رہا ہے، مگر یہ دیکھ کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے اسکرین سامنے کی، یہ دیکھو یہ لگ رہا ہے کہ لڑکا ہے۔ اسکرین پر ایک لڑکی کی تصویر تھی، پھر انہوں نے دوسری تصویر سامنے کی، اصل میں یہ ہے۔ اب اسی حلیے کی ایک لڑکے کی تصویر تھی۔ پتہ نہیں یہ کون سی ایپ ہے جو جنڈر ہی بدل دیتی ہے۔ بنانے والے نے تو بنا دی، مگر استعمال کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ وہ خالق کی تخلیق میں تبدیلی کر رہے ہیں، اتنا بڑا عذاب وہ اپنے سر لے رہے ہیں، اور میں شیطان ان کو گمراہ کرتا اور شیطان ان کو گمراہ کرتا کرتا ہوگا، اور یہ بھی سیکھتا، اور میں شیطان ان کو گمراہ کرتا رہوں گا اور یہ بھی سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا، اس نے کھولے کھولے خسارے کا سودا کیا۔ مہروش بالکل شل تھی، یہی تو وہ بھی کر رہی تھی۔ بے دہانی میں اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا۔ ناجیہ غور سے دیکھنے لگی۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ تصویر کی طرف اشارہ کر ہی رہی تھی۔ مہروش کی حالت ایسی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ سما جائے۔ وہ کیسے بتاتی کہ ان کے بیٹے کی تصویر کے ساتھ ہی اس نے وہی کیا ہے؟ میری دوست، اس نے بڑی مشکل سے جھوٹ بولا۔ اچھا تمہاری دوستیں یہاں ہیں؟ اسے دیکھا نہیں تھا اس دن، ویسے ہے تو بڑی کوئی پیاری۔ وہ جس ستائشی نظر سے تصویر دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ان کا اگر کوئی چھوٹا بیٹا ہوتا تو وہ یہ لازمی کہتی اس کے امی ابو سے ملوانا۔ اور مہروش نے دیکھا سیف واقعی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس سے اپنی ہنسی قابو کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ اسے کھانسی شروع ہو گئی۔ ناجیہ نے پانی بڑھایا اس کی طرف۔ وہ اصل میں پارلر میں بنی تھی اور اس دن جلدی چلی گئی تھی۔ اس نے بولتے ہی تصویر ڈیلیٹ کی۔ ہنسی مذاق اپنی جگہ، مگر بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی تھی۔ اس نے دل سے توبہ کی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی ٹھانی۔ ناجیہ پھر اپنا موبائل استعمال کرتے ہوئے سر تھام چکی تھی۔ اب یہ دیکھو سیف کی کزن ہے، کسی نے خود کو بلی بنایا ہوا ہے، کسی نے اللہ پاک نے انسان کو جس اعزاز سے اشرف المخلوقات سے نوازا، وہ تمغہ انسانوں سے سنبھل نہیں رہا۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ سیف جو باہر سے آ رہا تھا سیدھا ان کے پاس آ گیا۔ آپ کو مہروش نے اپنے انسٹا پر فالو نہیں کیا؟ سیف نے ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ اسے اس کے رنگ فک ہو رہے تھے۔ وہ اس کی ڈی پی دیکھ چکا تھا، سر پر سینگ زبان بھی لگائی ہوئی۔ ہاں بیٹا بھیجو، وہ بھی مخاطب ہوئی۔ جی مہروش بس اتنا بول کر جلدی جلدی اپنی ساری ایسی تصاویر ڈیلیٹ کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس کی پروفائل پر آئیں تو پہلی اپلوڈ سے لے کر اب تک کی ساری تصاویر دیکھ ڈالیں گی۔ اس کی ماما بھی یہی کرتی تھی۔ مہروش نے بھی سیف کو دیکھا۔ میں نے آپ کو بھی فالو کیا ہے، آپ نے اوکے نہیں کیا؟ کوئی سیکرٹ تو نہیں آپ کی پروفائل میں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ناجیہ نے چشمہ نیچے کر کے غصے سے سیف کو گھورا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں مہروش سے؟ اب تم اپنی چیزیں چھپاؤ گے؟ مہروش تو تمہارے سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر ایڈ ہونی چاہیے۔ گھر میں اسے جھیل رہا ہوں بہت نہیں ہے، اب سوشل میڈیا پر بھی اسی کو دیکھوں؟ سیف نے سوچا۔ اور ہاں ذرا مجھے بھی تو فالو کرو، میں بھی دیکھوں کیا ہے تمہاری پروفائل میں ایسا۔ ماما بہت ضروری کال آ رہی ہیں، میں بس ابھی آیا۔ وہ کہتا یہ جا وہ جا باہر چلا گیا۔ ناجیہ نے اسے جاتا دیکھ کر سر جھٹکا۔ وہ پھر مہروش سے مخاطب ہوئی۔ لڑکی اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے نیند آ جائے گی، جلدی کرو۔ اور مہروش سر ہلاتی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ مہروش سنگھار میز کے سامنے بال برش کرنے میں مصروف تھی جب وہ کمرے میں فون پر بات کرتے ہوئے آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہروش اسے شیشے میں سے دیکھ رہی تھی۔ کس کا فون ہے؟ اب وہ ایسے سوالات کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ آفس کے مینیجر کا بول رہے تھے کہ پورے سٹاف کو دعوت چاہیے شادی کی۔ اب انہیں بتائے کوئی گھر میں چڑیل پالنے کی دعوت کون دیتا ہے؟ وہ بے نیازی سے کہتا لیٹ گیا۔ مہروش اس کی بات پر اندر تک سلگ گئی، مگر پلٹ کر اسی کی طرف دیکھا۔ ہاں جب چڑیلوں کی ملکہ حسن کو اپنے گھر لے آؤ گے تب اکٹھا دے دینا دعوت۔ اب کی باری سلگنے کی سیف کی تھی۔ وہ نیچے آیا تو مہروش تیار ہی بیٹھی تھی، منٹ گرین سادی شرٹ پر ہلکے کام کا
अपर और नेट का दुपट्टा गले में डाल रखा था। आंखों के कटोरे काजल से लिबरेज थे। वो आम दिनों से ज्यादा जाजिब नजर लग रही थी। जीनत अपने कमरे में आराम कर रही थी। सैफ ने उसे चाबी दी। तुम पापा वाली गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। महरोश की गाड़ी में बैठे 10 मिनट हो गए थे मगर सैफ नहीं आ रहा था। वो अपने मोबाइल में मसरूफ थी। जब उसे अपना शीशा बजने की आवाज आई तो उसने नजरें उठाकर देखा। वो अपनी गाड़ी में बैठा अपना शीशा उतारकर महरोश की तरफ का शीशा बजा रहा था। महरोश के देखने पर बाय करता चला गया। थोड़ी देर में इसके पास मैसेज आया, सबकी क्या होती है अब पता चल गया। साथ जबान चढ़ाने का इमोजी भी बना हुआ था। उसने अपना मोबाइल हीट पर मारा। उसकी आंखें भीगी। उसका दिल कर रहा था कि नाजिया को बता दे जाकर, मगर उसने दिल पर जबर किया। वो चाबी संभालती ड्राइविंग सीट पर आ ही रही थी कि ड्राइवर उसे देखता वहीं आ गया। कहाँ जाना है आपको, मैं ले चलूं? उसने करीब आकर पूछा। यहाँ के रास्ते तो मैं जानती भी नहीं हूँ, अकेले जाना मुनासिब नहीं रहेगा। महरोश ने सोचते हुए चाबी इन्हें थमाई। कोई ऐसी जगह है जहाँ इंसान जाकर पुरसकून हो जाए? वो सर पकड़कर बैठी हुई थी। जी, जीसी व्यू। ड्राइवर के जवाब पर उसने चलने को कह दिया। थोड़ी देर में वो लोग मतलूबा जगह पर थे। आप यही रहे, मैं 1 घंटे में आती हूँ, वो ड्राइवर से कहती पानी की तरफ चली गई। 1 घंटे का सुनकर ड्राइवर ने सोचा कि पेट्रोल ही भरवा लिया जाए। वो टखनों तक के पानी में चलने लगी। हर सू अंधेरा छा गया था। ऐसे में तारीकी का सीना चीरती चांदनी की ठंडी सी चमक समंदर को रौनक बख्श रही थी। उसने देखा आसपास बहुत सी गाड़ियां चल रही थी जिन पर रंग बिरंगी कमकमे लगे हुए थे और बहुत से ऊंट आ जा रहे थे। बहुत से घोड़े और ऊंट वालों ने इससे भी बैठने के लिए पूछा, वो मगर वो नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ जाती। ये सब उसके लिए नया था मगर इसे बुरा नहीं लग रहा था। इससे कुछ दूर एक फैमिली अपने बच्चों के साथ समंदर के पानी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। महरोश के दिल में कसक उठी। वो और मिरहा भी तो मैलीबू के समंदर में ऐसे ही मामा पापा के साथ एंजॉय करते थे। तब ये जिंदगी इसने तसव्वुर भी नहीं की थी। जो कुछ भी हुआ है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मेरा ही। सैफ तो आज भी एदल के साथ वैसे ही है और मिरहा कहती है इस रिश्ते के लिए मुझे तो जतन करने पड़ेंगे। यही कुछ मैं कर रही होती तो सैफ इसे अपनी अना का मसला बना लेता और मेरी अना, मेरी खुददारी, उसकी किसी को परवाह है? वो सोचते सोचते चल रही थी, एक लहर इसके पांव से टकराकर वापस चली गई और इसे ऐसे लगा जैसे इसके सारे मसले मसाइल भी इसी मौज में बह गए हो। कुछ देर के लिए उसने खुद को पुरसकून महसूस किया। उसने नजरें उठाकर आसमान को देखा। वो महताब और समंदर के जजरू जजरो जजरो मद सॉरी पढ़ा नहीं जा रहा था मेरे से। जज्र मद बहमी ताल्लुक के बारे में सुनती आई थी। यह अनोखा सा रिश्ता उसके दिल को भाता था। वो अपना हमसफर भी ऐसा चाहती थी कि जो चांद की कशिश रखते हुए उसे समंदर की तरफ घुटने और बढ़ने पर मजबूर कर दे। वो सिर्फ उसका चांद हो और वो चकोरी बन जाए। उसने आंखें मूंदी। उसे आए हुए आधा घंटा हो गया था। उसे महसूस हुआ लोग आसपास उसके हवाले से बातें कर रहे हैं। उसने अपना हुलिया देखा जो जगह की मुनासबत से नहीं था। शायद इसीलिए इसे सूरत हाल की संगीनी का तब एहसास हुआ जब उसके बिल्कुल पास आकर कुछ लड़के इससे मुखातिब हुए। वो वहां से उल्टे पांव भागी। वो गाड़ियों के पास आकर अपनी गाड़ी ढूंढने लगी जो इसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। 10 मिनट वो इधर उधर देखती रही। जहां भी इसी तरह वो सबकी नजरों का मरकज बनी हुई थी। ऐसा इसके साथ जिंदगी में पहली बार हो रहा था। वो इतना घबरा गई थी कि इसकी आंखें भरने लगी थी। वो एक जगह रुकी। कपकपाते हाथों से उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला। सैफ जो एजल से किसी बात पर बहस कर रहा था, महरोश की कॉल देखकर उठकर बाहर आ गया। बोलो क्यों तंग कर रही हो? दूसरी तरफ उसकी सिसकियां सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। क्या हुआ है, कुछ बोलो भी। उसकी आवाज से सैफ भी घबरा गया था। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने इतना कहा था कि सैफ ने जल्दी से पूछा, तुम हो कहाँ? मुझे नहीं पता। सी व्यू है ये, क्लिफ्टन है या क्या है? ऐसी जगहों के नाम सुनकर सैफ ने मुट्ठियां भींची। ड्राइवर अंकल कहाँ है? इन्हें फोन किया? मैं यहाँ ढूंढने आई हूँ, मुझे नहीं मिल रहे। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। मैं रोज हिचकियों के बीच बोल रही थी, अपनी लोकेशन सेंड करो। सैफ तहम्मुल से बात कर रहा था। मेरे पास नेट नहीं है। सैफ उसकी बात पर हैरान हुआ। तुम्हारे पास तो दिमाग भी नहीं है,
किसने कहा था ऐसी जगह जाने को? उसकी आवाज से महरोश और सहम गई। फिर कदरे संभर कर बोली, तुम्हें नहीं आना मत आओ, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। टैक्सी का सोचना भी नहीं, समझ आ रही है? सैफ का लहजा बरहम था। पास में कोई फैमिली है तो फोन दो। मैं फिर कह रहा हूँ, फैमिली देखना, कोई अकेले लड़के जितने भी अच्छे दिखने में हो, मगर मदद नहीं लेना। महरोश ने एक फैमिली से बात करवा दी। ठीक है, मैं जगह समझ गया, आता हूँ। तुम वहीं बेंच पर बैठ जाओ, यहाँ फैमिलीज में हो। प्लीज जल्दी, महरोश ने कपकपाते लबों से कहा। ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। सैफ फोन बंद करके ड्राइवर को कॉल कर रहा था कि वो करीब होंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, मगर उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। एजल, मुझे जाना है अभी फौरन। वो अंदर आकर एजल से मुखातिब हुआ। मगर कहाँ? एजल हैरानगी से उसे तकने लगी। बस अर्जेंट है। साहब का जवाब इससे और मशकूक कर गया। तुम बहुत अजीब हो गए हो शादी के बाद। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद हो गया है। वो तनक कर बोली। मेरी दिमागी हालत पर फिर किसी और दिन बहस करते हैं, अभी मुझे फौरन जाना है। वो अपनी चीजें समेटता गाड़ी की तरफ भागा। वो मुंह हाथों में दिए बेंच पर बैठी थी। कोई भी कुछ भी आकर कह रहा था, वो नहीं सुन रही थी। 20 मिनट हो गए थे मगर सैफ अभी तक नहीं आया था। अकेली है, कोई मदद चाहिए? उसे अपने पास से कुछ लड़कों की आवाज सुनाई दी। वो आपस में बात करते हंस भी रहे थे। वो दिल ही दिल में हिफाजती सूरतें पड़ने लगी। सैफ गाड़ी खड़ी करके भागता हुआ आया। जो जगह उसे बताई गई थी, इसे वो दूर से बेंच पर बैठी नजर आई। मुंह उसने हाथों में छुपाया हुआ था। कुछ लड़के इसके पास खड़े उसी के मुताबिक बातें कर रहे थे। सैफ का खून खोला। वो फौरन वहां आया, इन्हें साइड में करके वो उसके पास बैठा। महरोश, इसकी आवाज पर महरोश ने सर उठाया। उसने सैफ की कोहनी मजबूती से पकड़कर भीगा चेहरा उठाकर उसे देखा। उसके आंसू सैफ के हाथों में जज्ब हो रहे थे। सैफ ने इस बात में सर हिलाया। सब ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि सैफ ने अपना सर थाम लिया। आज कुछ हो जाता तो मैं घर पर क्या जवाब देता? महरोश ने उसका चेहरा देखा तो इसे ये फिक्र थी। तुम्हें किसने यहाँ आने का मशवरा दिया था? ये पाकिस्तान है, तुम्हारा अमेरिका नहीं, जहाँ तुम कहीं भी मुंह उठाकर चली जाओ। किसी माली मॉल या रेस्टोरेंट नहीं जा सकती थी? वो बेइंतहा तैश में लग रहा था। मेरे पर्स में पैसे नहीं थे। मैं मॉल या रेस्टोरेंट जाकर क्या करती? अंदर जाती तो आंटी सवाल करती, मैं क्या जवाब देती? अपने घर जाती तब भी तुम्हारी मामा को पता चल जाता। उसकी इस बात पर सैफ ने उसकी शक्ल देखी। अपना बैग और मोबाइल दो। मगर क्यों? मैरोज ने इस तफाहमी अंदाज में उसे देखा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। सैफ ने हनूज उसकी सैफ ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सैफ ने हनूज आगे देखते हुए कहा। महरोश ने दोनों चीजें आगे बढ़ा दी। सैफ ने उसके मोबाइल में कुछ नंबर फीड किए। ये कुछ नंबर, अगर कोई इमरजेंसी हो और मेरा मोबाइल मसरूफ या बंद हो तो तुम यहाँ कॉल कर सकती हो। फिर उसने उसके बैग में कुछ पैसे और कार्ड रखे। अब कभी भी बाहर जाओ, ये बैग और मोबाइल भूलना नहीं। मोबाइल में ही कार्ड के कोड महफूज कर दिए हैं। और हाँ, अगर तुम इस दुपट्टे का सही तरह इस्तेमाल करती तो ऐसे मसलों से बच जाओ। और इसका इशारा इन लोगों की तरफ था जो खड़े उसे देख रहे थे। महरोश के माथे पर बल थे। सही है, उसने उसकी बहुत मदद की है। उसके बदले उसने बहुत बातें सुन ली। अब ये ज्यादा हो गया। हो ना दुपट्टे का तुम मुझे कह रहे हो? तुम्हारी एजल तो शायद इस लफ्ज से भी ना वाकिफ है। वो अपनी हिफाजत करना जानती है। वैसे भी अभी मेरी जिम्मेदारी वो नहीं है, तुम हो। सैफ ने कहते ही गाड़ी चलाना शुरू की। महरोश उसे देखती रह गई। वो साथ ड्राइवर को कॉल भी कर रहा था। बिलाखिर कॉल उठा ली गई। आप कहाँ हैं? अब महरोश की ऐसी जगह लाकर खुद लापता कैसे हो सकते हैं? हद होती है गैर जिम्मेदारी की कोई। जी मैं लेकर जा रहा हूँ, आप गाड़ी घर ले आइएगा। उसने बात करके गुस्से से फोन बंद किया। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट की जो एपिसोड है वो कल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।